is here, and the other particle whose position vector is r2, let it be here. एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर दे रखा है. सो दिस इज r1 एंड दिस इज r2. y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस. अब ये दोनों पार्टिकल, एक पार्टिकल 1 है, दूसरा पार्टिकल 2 है, ऐसा लिखा है. दोनों की वेलोसिटी v1 एंड v2. लेट दे विल कोलाइड एट टाइम t टाइम बाद ये दोनों. तो कोलिजन के लिए जरूरी क्या है? एक ही टाइम पर, एक ही प्लेस पर हूं, एक ही कोऑर्डिनेट पे हूं. तो लेट अस सी. अब ये चला आपका इधर v1 वेलोसिटी वेक्टर से, और ये चला इधर v2 वेलोसिटी वेक्टर से. दोनों एक ही जगह पहुंच गए, तभी कोलिजन होगा सेम टाइम में. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, that I will give by this relation, this is the resultant. So see, this is v1 into t vector. क्योंकि हम डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ते हैं, टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन दे हैव द सेम यूनिट्स. सो v1 को r1 नहीं जोड़ सकते, लेकिन v1 into t का यूनिट्स वही होगा जो r1 का होगा. एंड दिस इज v2 into t. सो पैरेललोग्राम एक बन गया, एंड वेक्टर एडिशन फॉलोज द क्या कम्यूटेटिव लॉ. ये रिजल्टेंट वेक्टर मान लो हम कैपिटल R से लिख दिए. इस रिजल्टेंट वेक्टर R को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? r1 प्लस v1 into t या r2 प्लस v2 into t. क्यों वैष्णवी, am I right? यस सर. अब किसी एक को इस साइड कर दीजिए, r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1, कुछ भी कर लीजिए आप. एट दिस साइड दिस इज v2 वेक्टर v2 minus v1 माइनस v1 into t. अच्छा, एक बात जानना चाहता हूं मैं, क्या हम टाइम t को ऐसे लिख सकते हैं? वैष्णवी, आई एम आस्किंग यू. r1 माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1. वैष्णवी, लिखने चलेगा? यस सर, लिख सकते हैं. यस तो अपना सर. कान खुद ही उखाड़ लो, नहीं तो मैं पीटूंगा अब. मैंने बताया था सर वेक्टर डिवाइड नहीं हो नॉट डिफाइंड. yes sir, vector divide दो वेक्टर है, दो It's वेक्टर right. का सब्ट्रैक्शन है, वो दो वेक्टर का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर ही देगा. दो वेक्टर का डिवीजन कैसे डिफाइंड होगा यार? तो अब हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे सर इसमें. हाँ श्रेय राणा, अच्छा बताया तुम, थैंक यू. नाउ वी शुड टेक द मॉड्यूलस ऑफ दिस. तो मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड कर सकते हैं. समझी क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी. यस सर, समझ You can गई. choose this is equation first, and from here you get the result r1 minus r2 modulus divided by v2 minus v1. अब ये t की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, क्योंकि t हमने अपने मन से माना था. तो दिस इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. और थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा जगह में. ओके, ज्यादा ऊपर चला गया ये. I will erase this. सही था लेकिन जगह नहीं था, इसलिए मैंने. सो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू t की वैल्यू ये. इसको इधर उधर कर लें तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करें
तो वैष्णवी क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर हो गया और आंसर चेक कर लीजिए, यही आंसर होगा। चेक करिए तो देखो क्या आंसर है, ये क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर को बता रहा है। ठीक है, देना अपना पैकेज, देना पैकेज। हाँ सर बोलिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर, थोड़ा और आप फिर से कैसे बता सर। दूं, तुम क्या सो रहे थे क्या? रुको पहले, कौन बोल रहा है फिर से बताने के लिए, बताओ क्या दिक्कत है तुमको। हर्षराज बताओ क्या दिक्कत है, हर्ष रंजन बताओ क्या दिक्कत है बेटा, बोलो कि कौन चीज नहीं समझ में आया इसमें। भाई तो बोल ही नहीं रहा यार। अरे देखो भाई, कोलिजन होने के लिए जरूरी क्या है कि दोनों पार्टिकल्स एक टाइम पे एक ही पोजीशन वेक्टर पर हो, दोनों, समझे? क्या कंडीशन है, दोनों एक ही पोजीशन वेक्टर पे हो। अब वो पोजीशन वेक्टर वो से रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर के एडिशन का। समझे हर्षराज? हर्ष बोल ही नहीं रहा यार। सर तुम्हारे यहाँ नेट प्रॉब्लम है क्या? ये सर शुरुआत ही में सर इक्वेट कैसे कर दिए सर, वही नहीं है। अरे इक्वेट कैसे कर दिए, दो वेक्टर का एडिशन नहीं Yes. जानते हो तुम? Sir. एक वेक्टर Yes, R1 sir. प्लस दूसरा वेक्टर V1 इंटू टी, जैसे V बराबर U प्लस AT का वेक्टर एडिशन किए थे उसी जैसा तो ये भी है। हाँ सर। हाँ, और वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। हाँ भाई V1 into T सर। क्या? Yes, sir. ये V1 V2 नहीं है, ये R2 है, वो V2 दिख रहा है, ये R2 है। सर ये नहीं सर, V1T सर, उसका कह रहे सर, V1T सर का कैसे आया सर, V1T और V2T सर, R1 R2 दिख रहे सर वही। वही आ जा, पहले सेंटर पर आ जा, पहले एक आध तुम्हें चपत लगाऊंगा नालायक। पहले क्वेश्चन में क्या दिया पढ़ो, द पार्ट टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लिखा है कि नहीं, आप मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2, और एट द इनिशियल मोमेंट पर उनका रेडियस वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर दे रखा है। चुपचाप सुनो, पहले बीच में बोलते रहता है। ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, एक यहां पर था एक यहां पर था, 1 और 2 पे दिखा। अरे यहां 1 पर एक था, दूसरा 2 पे था, बोल ही नहीं रहा यार। 1 वाला चला v1 वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखा है, तो t टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो कैसे निकालोगे, v1 इंटू टी करोगे तभी तो आएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट पहले वाले का है? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन में नहीं सर, सर आगे समझ सर, क्वेश्चन में नहीं देखे थे सर, कांस्टेंट भगवान वेलोसिटी से चला सर, तो टाइम खराब करता है। सर हाँ सर आपने कल न्यूटन्स लॉज में बताया था कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें हमारे ऑब्जेक्ट जो होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब इक्वल बिल्कुल। हाँ फोर्सेस होंगे। सर लेकिन हाँ। वो तो हम मैथमेटिकली देखेंगे तब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन अगर अगर इक्वल एक और बात ऑपोजिट बताऊं, फोर्स लग सुनिए रहा है। सुनिए सुनिए, एक बात बताऊं, यस। न्यूटन से बड़ा न्यूटन मैं नहीं हूं, एक बात और सुन लो। न्यूटन ने, अभी तुम्हारी बात को मैं सुना ही नहीं, श्रेया, न्यूटन से यस पहले सर। गैलीलियो ने कहा था, और ये 17th सेंचुरी का पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी। और आज मैं कल जाके प्रिंसिपी ऑफ मैथमेटिका मेरे पास पढ़ी है, जो न्यूटन ने लिखा था, उसको मैं होला हाला से दूसरे लैंग्वेज में फिर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उससे चेंज हुआ, कुछ टूटा फूटा, देन आई स्टडी। तो जानती हो उसमें गैलीलियो ने क्या कहा था? गैलीलियो ने कहा कि बॉडी टू बी एट रेस्ट आर इन मोशन,
ठीक है, unless an external force is applied on it, it will move in a straight line with constant velocity. नन किसी भी जगह पे अनबैलेंस फोर्स की बात ना गैलीलियो ने की है ना न्यूटन ने की है। फिर न्यूटन ने उसी बात को ये कहा, a body is at rest or in motion। उन्होंने एक अलग लैंग्वेज यूज किया था, बॉडीज परसिवियरेंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन, इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट विल स्टार्ट मूविंग एट राइट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। राइट लाइन बोले हैं न्यूटन। लेकिन एक्चुअल में किसी ने ये कहा भी है, इज देयर एनी प्रूफ ऑफ दिस लॉ? देयर इज नो प्रूफ। इज देयर एनी प्रूफ ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ? देयर इज नो प्रूफ। तो आप बिलीव कैसे करते हैं? तो बोला गया कि यस वी बिलीव, बिकॉज ये जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको फॉलो करता है, ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर बिलीविंग। तो बेटा ये बाद में फिर लोगों ने सोचा कि रियल सिचुएशन में इफ अ बॉडी विल मूव, सडन type of frictional force, gravitational force, air drag, so many type of force will act on the body. श्रेया, हेलो? यस सर, हम सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करके चलते हैं ना। सुनो बात, नहीं सब फोर्स लग सकता है, एयर ड्रैग भी लग सकता है, बॉडी का कुछ वॉल्यूम होगा, जरूरी थोड़ा एक पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, हम जो सरफेस पे फेंके हम हवा में से थ्रो कर दें। न्यूटन ने जो कहा कि राइट लाइन पे चलता चला जाएगा, कांस्टेंट फोर्स लगे, तो कैसे चलेगा भाई? ये हवा में से थ्रो कर दिया, मैं ऐसे थ्रो कर दिए, वेलोसिटी इस तरफ है, ग्रेविटी नीचे है, तो नीचे लग रहा है, इसको तो नीचे जाना चाहिए राइट लाइन में से ऐसे सीधे, लेकिन जा ऐसे रहा, यूं गिर रहा है। It will not move with the right line. So Newton does not always the real situation. First line. समझ में आई बात? तो उन्होंने फिर उसके Yes, बाद sir, में जोड़ा I- some unbalanced force। ठीक है, अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो बॉडी मूव करेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और जब अनबैलेंस फोर्स लगा देंगे तो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट। अच्छा कल मैंने क्या लिखा था? कल तो मेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ था भाई, कैसे 2 गोली खा कर मैं बस खड़ा था समझो। तो Newton's first I stated that if a body is at rest or in motion at constant speed in a straight line path, it will remain at rest or in motion with constant speed, constant velocity लिख सकते हो, until and unless an unbalanced external force is acted on it। ठीक तो है? जब तक कि अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगी। ठीक है बेटा? श्रेया बताओ इसमें क्या दिक्कत है सर तुम्हें? मुझे ना ये पूछना था कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं ना बैलेंस में, तो ऑब्जेक्ट को रुक जाना चाहिए। रुकेगा? क्यों रुकेगा? वंस यू सर फ्रिक्शन भी उधर से फोर्स लगा रहे हैं और हम भी। नो नो नो, आप गलत सोच रही हैं, बिल्कुल गलत सोच रही हैं। आपने कभी व्हील को चला दीजिए और जैसे मान लीजिए साइकिलिंग कर रही हैं आप, ठीक है ना, और एक बार उसको पैडलिंग करके मैक्सिमम स्पीड पहुंचा दीजिए, इस पैडल मारना बंद कर दीजिए, क्या होगा? वो चलता साइकिल रहेगा थोड़े टाइम तक। थोड़ी टाइम तक ना, इनफाइनाइट लॉन्ग गो ऑन, ऐसा तो नहीं होगा बहुत देर तक वो चलता ही नहीं चलता ही सर ऐसे नहीं। रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि आप फोर्स प्रोवाइड करना Friction- बंद कर, ठीक है? वो साइकिलिंग में तो और मैकेनिज्म कुछ लगता है, आप फिलहाल इतना समझ लें, आप जो पेडलिंग के थ्रू फोर्स दे रही थी वो बंद कर दिया। ठीक है, यस सर। समझ में आ रही बात? इसलिए वो धीरे धीरे चलना रुक गया, क्योंकि एक रिटार्डेशन या कुछ भी ऐसा लग रहा था जो उसकी वेलोसिटी को घटाने लगा। लेकिन उसी रिटार्डेशन से ओवरकम करने के लिए जितना वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स आप मेंटेन किए रहिए बाय पैडलिंग, तो क्या होगा? साइकिल रुकेगी? चलती रहेगी। नहीं सर चलती रही। तो नेट फोर्स तो वहां भी जीरो है, यस सर। नेट फोर्स वहां भी जीरो है।
जैसे मान लो किसी ब्लॉक को आप हाथ में से ले लीजिए, इफ आई पुट अ ब्लॉक ओवर हियर, समझो ये पेन दिख रहा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी इसके ऊपर इसका जितना वेट है उसके बराबर फोर्स लगा रहा, हम उसी के बराबर इतना फोर्स ऊपर लगाए हुए हैं, लेकिन पहले से इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी इसलिए रुक रेस्ट में। लेकिन अगर हम यही जो अपना हाथ का सपोर्ट ये हटा लें हम, ये तुरंत नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी ने क्या किया, फोर्स लाके उसको एक्सेलरेट करा दिया इस तरह। सो दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन आई रिमूव माय हैंड द फोर्स इज अनबैलेंस्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, द बॉल विल गो डाउन, सॉरी पेन इज will move downward. When I apply the force is balanced. Initially there is no motion in this, it will remain at rest. And if a body is initially in motion, suppose some body is clearly Newton's law कह रहा है कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो रुका ही रहेगा, वो चलेगा नहीं। ये तो कह रहा तुम कंफ्यूज कैसे हो रही हो। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोकना है अगर, तो हमको उसको फोर्स लगाना पड़ेगा और चलते देना है, तो उस नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी अगर वो रियल सिचुएशन में अगर बात करें तो कोई फोर्स उस पर लग रहा है, उसी के बराबर फोर्स हम लगाए हुए हैं, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो उसके मोशन को मेंटेन कर रखा है। श्रेया, उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए हमने फोर्स लगाया, न कि उसके मोशन में उसकी एक्सेलरेशन को बढ़ाना, उसके वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी रखना है, समझो बात को। इफ यू मेंशन कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज वेल एंड गुड रादर देन स्पीड, डायरेक्शन की बात की जाएगी। अब समझ में आया नहीं है? अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है उसके मोशन को कांस्टेंट वेलोसिटी बनाए रखने के लिए हमको एक फोर्स, जो भी फोर्स रियल सिचुएशन में उसके ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स हमको लगाए रखना पड़ेगा। तो वहां पर नेट फोर्स क्या है, बैलेंस है, और फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, 0, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। समझ में आई बात बेटा? यस सर, आप दी समझ गए ना? ठीक है। न्यूटन ने एक्चुअली बड़ा क्लिष्ट लैंग्वेज यूज किया है, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ा तो आई फील मतलब मजा आ जाता है। लेकिन हालांकि वो लॉ एक्चुअल रियल सिचुएशन में नहीं होल्ड करेगा, उसके लिए इसीलिए अनबैलेंस फोर्स बाद में जोड़ दिया गया। एनीवे, तो चलें आगे बढ़े बच्चों। किसी डाउट था वो डाउट आप जो है एट द एंड ऑफ द क्लास मुझे याद दिला के पूछ लीजिएगा, या किसी नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड इवन वन थिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के विषय में एक बात और मैंने लिखाया था, ये डिस्टिंग्विश कर लेता है कि कौन सा फोर्स, कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा फ्रेम नॉन इनर्शियल। ठीक है ना? सपोज अ पर्सन इज सिटिंग समवेयर and something is accelerating towards him. Suppose there are two friends, one friend is sitting, standing, and the other friend is accelerating towards him. If your friend is sitting or standing, if you ask, या वो पूछता है आपसे कि would you feel any force, you will say yes, I'm accelerating, something is pushing me towards you. धीरे धीरे हम क्या हो रहा है कि भाई जैसे मान लीजिए आप ये समझिए कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और दूसरा पर्सन साइकिलिंग करते हुए, समझो कि साइकिल बना देते हैं ऐसे ही, साइकिलिंग करते इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये पर्सन क्या है, इनर्शियल फ्रेम में, रेस्ट में है। अभी इसकी बात हमने नहीं की है, inertial frame में है, and it is accelerating towards him. If this person asks to this person, will you feel some force? And this person will say, yes, something is pushing me towards you. You will feel some force. Since Newton's first law is working in this frame, in his frame, इसके फ्रेम में वर्क कर रहा है, क्योंकि inertial frame है। लेकिन अगर यही इस तरफ भी मूव करने लगे, and he is asking, this person is asking to this one, will you feel some force? And he will say, no, I don't feeling any force. हम फोर्स ही फील नहीं कर रहे हैं। ये भी समझ में नहीं आएगा जब तक इनर्शियल फ्रेम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी वेट कर लो, ठीक है ना? अभी उस पर भी आते हैं बेटा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है? इट वर्क्स इन इनर्शियल फ्रेम। और अगर
नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। फिर मैं रेफरेंस फ्रेम पढ़ा दूंगा तब आप समझ पाएंगे, जस्ट अभी मेंशन कर लीजिए आप। अब न्यूटन सेकंड लॉ में जाने से पहले इनर्शिया हम बता रखे हैं, इसमें लिखा भी है, सम एप्लीकेशंस आर देयर इन योर नोटबुक। रेफरेंस फ्रेम की बात की गई है पैकेज में, फिर इसके बाद मोमेंटम की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम की बात करूंगा, फिर न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूंगा, फिर इसके बाद बताऊंगा कि कौन सा, क्योंकि डायरेक्ट वो लिख दिया है, हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा नॉन इनर्शियल है। तो फर्स्ट वी सी द मोमेंटम, राइट डाउन मोमेंटम। शुरू करें यहां से। सर न्यू Momentum. पेज न्यू सर पेज न्यू ले लो। पेज ले लो, नए कंसेप्ट कैसे कर लो सर। ठीक है चलो, तुम लोग की बात मान लेता हूं मैं। सर आपने जो क्वेश्चन रखा है तो ये तो उसका क्या दे देगा ना, क्या देगा? जिसकी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर ना ऊपर, इसमें लिखा है कि r1 माइनस r2 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ r1 माइनस r2। तो सर ये तो उस फॉर्म में आएगा a वेक्टर अपॉन में mod इज इक्वल टू a कैप। तो उसको कैप की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ, वो कैप ही हो गया एक तरह से, यूनिट वेक्टर हो गया, समझे? ओके सर। चलो आइए, मोमेंटम। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा मोमेंटम पढ़ाई में बना हुआ है एकदम, रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वैसे तो नहीं बनता, ऐसी चीज है, उस मोमेंटम कहाँ बनेगा? जैसे किसी काम को आप शिद्दत के साथ करें, मर्जी के साथ करें, जो आपको करने का मन करे, उसमें आपका मोमेंटम बना, डेली वो काम करना चाहेंगे आप, अच्छा लगे। यहाँ पर मोमेंटम फिजिक्स में वेलोसिटी को मेजर करता है, इट मेजर्स द वेलोसिटी, ठीक है। और इसको हम डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। इट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। देखो उसमें लिखा होगा ना, जरा देखिए क्या लैंग्वेज लिखे हैं। हाँ लिखा होगा, ठीक है। हाँ लिखा, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। हाँ ठीक है, चलिए रखिए इसको, मुझे जरूरत नहीं है कि उसकी क्या जरूरत है, लिखिए इसको। द मोमेंटम मेजर्स the velocity it is a vector quantity. It is a vector quantity. Yes. Represented by small p vector, ठीक है। The momentum of a body of mass m having the velocity v, is given as p vector is equal to mass into velocity. If you increase the mass 10 times, the momentum increases 10 times. ठीक है ना? वेलोसिटी का मास से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। कैसे? एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक बॉडी जिसका मास 10 kg है, h हाइट से 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जाए। एक बॉडी जिसका मास 100 kg है, उसको भी 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जाए। दोनों अर्थ पे सेम स्पीड से टकराएंगे,
लेकिन मोमेंटम दोनों का अलग अलग हो जाए। वेलोसिटी सेम रहेगी बट मोमेंटम इज डिफरेंट, है ना? नहीं समझ में आई बात? टाइम सेम रहेगा। If we consider the ideal situation, means we are not taking the air dry, then the time will be the same. क्या बेटा? हाँ, अगर हम आइडियल सिचुएशन ले दिए ना, इसका मतलब तुम एयर ड्रैग को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, बाइंसी फोर्स को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, then they will strike at the same time with the same velocity on the earth, but the momentum will different. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मोमेंटम निकालते समय सिर्फ वेलोसिटी नहीं, मास का भी उसमें इनपुट है। If you increase the mass of the body 10 times, the momentum becomes 10 times. If you increase the mass of the body 5 times, the momentum becomes 5 times, and so on. ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो मोमेंटम बेसिकली वेलोसिटी को मेजर करता है, किस लिए कहा गया? क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया गया है। यानी अगर वेलोसिटी भी हम चेंज करते तो भी मोमेंटम चेंज होगा, मास भी हम चेंज करते तो भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि, और ये क्या है? एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में कहें, इट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, मास कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है? मास को हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कैसे होगा? ठीक है? और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट अगर हम लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ द मोमेंट। हाँ, कोई कुछ कह रहा था क्या? तो ये हाँ, तो ये बात तो मैं नहीं लिख रहा हूँ कि मास बढ़ा दिए, उतना तो अंडरस्टूड है। क्यों भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, या लिख दूं मैं? सर मुझे पता है। लिख दूं? नो सर। No, sir. If we increase the mass, momentum increases. If we decrease the mass, momentum decreases. ठीक है? But there is no effect on the velocity due to the mass. ये बात आप समझिए। अब यहीं पे जो आप लोगों के पैकेज में या इवन एनसीईआरटी में दिया होगा कि मान लो मोमेंटम में हमको चेंज करना है, तो कुछ भी तो चेंज करना होगा, या तो मास चेंज करें या वेलोसिटी चेंज करें। फिलहाल आप लोग का वेरिएबल मास सिस्टम है नहीं सिलेबस में, मैं सिर्फ वेलोसिटी में चेंज की बात करता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है ना? सो सी, मोमेंटम चेंज क्यों होगा? वो फोर्स लगने की वजह से होगा, वो अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है? तो मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। A body of mass m is equal to 1 kg is moving along x-axis with a velocity of 10 meter per second. Find its momentum. Very easy. So it's very easy, जानबूझ के छोटा सा दिया हूं। तो ये हो गया आपका P जो हो गया, that I write mass into velocity vector. Mass is scalar, this is 1 kg. Velocity I will write 10 meter per second. Along x-axis the unit vector is I. ठीक है? So then the momentum is how much? आपका 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विथ हाइट है। ठीक है? अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन हम ये कहें कि आप, हाँ बोलिए सर इसमें आई कैप इसमें देखा है कि क्वेश्चन में इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम यूनिट वेक्टर क्या देते हैं? आई कैप देते हैं। और इसका मॉडुलस कि प्लस माइनस आई कैप होगा। अलोंग एक्स एक्सिस लिख दिया मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, एक्स डैश लिखते तो नेगेटिव डायरेक्शन था, समझे? यस सर। हाँ, तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका मॉडुलस। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम ये कहते हैं
कि after 1 second the velocity of the particle changes in the y direction without changing its magnitude. मान मैं ये यहाँ पे एग्जांपल और ले, एग्जांपल नंबर 2. In above portion, the velocity of the particle या velocity of the body changes in y direction. ठीक है, ठीक है, after 1 second of its motion. Without change in magnitude. Change in magnitude. तो अब चूंकि वेलोसिटी चेंज कर गई डायरेक्शन, कोई वेक्टर क्वांटिटी में या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या डायरेक्शन चेंज कर दें या दोनों ही चेंज कर दें, वेक्टर चेंज हो जाता है. तो जब वेलोसिटी का यहाँ डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. तो मैं यहाँ चाहता हूँ फाइंड द चेंज इन मोमेंटम. 10^2 J cap किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ओ वेरी गुड, लग रहा है पहले से पढ़ रखे हो तुम, बहुत अच्छी बात है, वेल डन. ये सर आपने स्टार्ट कर दिया था ना 2v sin थीटा बाय 2. गुड गुड गुड. अब तो मैं वो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा धीरे से मिलेगा, अच्छी बात. तो m v1 वेक्टर मैं पहले वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, ठीक है. इसी को हम p1 को हम लिख देंगे mvi कैप, और फाइनली p2 मैं साथ में एक जनरल रिजल्ट भी निकालना चाह रहा हूँ. तो जो क्वेश्चन में दिया गया है p2 वेक्टर इज mvj कैप, ऐसा दिया है. तो चेंज इन मोमेंटम जब भी हम लिखेंगे तो वी शुड कैलकुलेट डेल्टा p वेक्टर. दिस इज p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर. सो p2 वेक्टर इज mvj कैप माइनस mvi कैप, ठीक है. तो mvj कैप माइनस i कैप विल गिव इट्स चेंज इन मोमेंटम. ओके, गिव मी अ सेकेंड, राइट डाउन. रुक जाइए, पहले मैं जो v2 v1 लिखा हूं पहले उस फॉर्म में लिख दूं, ठीक है ना, फिर इसके बाद मैं बात करूंगा. सो यहाँ पर आप बेसिकली mv2 माइनस mv1 लिख लेंगे. अगले स्टेप में m कॉमन ले लेंगे, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और यहीं पे हम जो डेल्टा p की वैल्यू इसके लिए लिखें m v I कैप, सॉरी नॉट I कैप, दिस इज j कैप माइनस m v I कैप. तो हमने m भी कॉमन ले लिया था, j कैप इंटू I. ये डेल्टा p वेक्टर की वैल्यू है. और इसका मॉडुलस अगर हम लिखेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले श्रेय राणा ने बताया, ठीक है, तो उन्होंने मॉडुलस बताया, ठीक है. तो अगर हम इसे लेंगे तो हमें पता है कि इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, j का स्क्वायर 1, I का स्क्वायर 1, ये रूट आ जाएगा. देखिए यहाँ पे ये अलग बात है कि चेंज बगैर फोर्स लगाया नहीं होता है. ये हो जाएगा mv√2. ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा, mv√2. हाँ, घूम गया वो, ठीक है ना. वेक्टोरली अगर इसको खींचते हो तो ऐसे खींचोगे कि वेक्टोरली अगर दिखाना चाहते हो तो यू कैन टेक द मोमेंटम p1 वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. p2 किधर है, ये मैं अलग अलग पहले बना रहा हूं वेक्टर फॉर्म में. p1 वेक्टर इस तरफ है और p2 वेक्टर y डायरेक्शन में है. इसका चेंज अभी बता रहा हूं मैं चेंज. ये p2 वेक्टर है बेटा, ये y डायरेक्शन में है. अगर वेक्टोरली हम दिखाना चाहें तो आप हमको डेल्टा p निकालना है, मान लो वेक्टर फॉर्म में है. अरे यार याद नहीं रहा,
डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा पी में अभी आपने देखा था क्या था, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। क्या हम इसी को, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन डिफाइंड नहीं होता, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P2 वेक्टर प्लस माइनस आप P1 वेक्टर। अब इस तरह से करके फिर हम खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर नाउ विल स्केच वेक्टोरली, अभी तो मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट किए हैं, वेक्टोरली खींचेंगे हम। तो ये ऐसा कुछ होगा कि आपका P2 पहले P2 पहले खींच दीजिए, है ना, और P1 देख रहे हैं राइट साइड में था, तो इससे यहाँ पर P1 ऐसे खींच दीजिए डायरेक्शन पलट कर, ठीक है। और हम करते क्या है कि एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहां से इसको ऐड कर देंगे। तो ये वाला जो वेक्टर होगा, सी दिस इज योर P1 वेक्टर, सॉरी P2 वेक्टर, और दिस इज आप माइनस P1 वेक्टर, क्योंकि इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मैं बता रखा हूं, ठीक है। एंड दिस इज द डेल्टा P। अब चूंकि दोनों वेक्टर का मॉडुलस सेम है, MV दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये जो लाइन है इसका लेंथ दोनों का सेम होगा। इट इज वेरी क्लियर, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। अगर ये भी पूछ दिया जाए कि चेंज इन मोमेंटम वाला वेक्टर P1 और P2 से कितना एंगल बनाएगा, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल जहां दोनों का टेल या जहां दोनों का हेड कोइंसाइड करे, तो डेल्टा P दोनों से 45 डिग्री बना रहा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बात नहीं समझ में आई इसमें? किसी कोई दिक्कत तो पूछ सकता है, नहीं समझ में आया बोलिए। सर ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर सर जो अभी 15 सितंबर को जेईई मेन के उस पे पेपर आ रहा है, तो सर आप उसमें क्वेश्चन डिस्कस करोगे? बिल्कुल करूंगा, कई बार बता चुका हूं मैं। आप पहले लगा तो लीजिए, आप लोग को होमवर्क दिया हूं, लगा के पूरा कर लिए हैं क्या? तो पूरा नहीं हुआ, आधा हो गया। हाँ तो कर लो, पहले कर लो, इस पर बात करो मेरे से। कौन बोल रहा है, कौन पूछ रहा है, क्या टॉपिक रह गया, कौन सा टॉपिक रह गया भाई? तो नीला प्लेन का क्या रह गया बताओ? तो उसमें सेट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए पूछा हाँ था। क्वेश्चन तो मैंने बोला था ना कि लगाओ तुम लोग, और वही तो कह रहा हूँ। जब मैं पिछले बार आज के पहले, मतलब इसके पहले वाली जो एक क्लास थी उसमें क्वेश्चन डिस्कस किया था, बोलो यस और नो? हाँ हाँ क्वेश्चन किए, फिर मैंने एक हफ्ते का टाइम आपको दे दिया कि अब आप दिन रात लग उसको लगाइए, फिर एक नहीं दो क्लास उसके ऊपर रख देंगे। तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो कि नहीं डिस्कस करेंगे? भाई हमको तो क्वेश्चन करने मजा आता है। तुम पहले हमसे क्वेश्चन पूछने लायक बनो, या सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तब इसके बाद ना कहूँ तो बताओ यहाँ जी नहीं किया। ठीक है बेटा? अभिनव सिंह, हाँ चलिए, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो मोमेंटम हमने देखा, ठीक है, मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं ये भी थोड़ा जानकारी किया। मान लो कि दो बॉल्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक की वेलोसिटी कम है दूसरे की ज्यादा है, और एक ही लाइन पर ये मूव कर रहे हैं, सो डेफिनेटली दे विल कोलाइड। ये ठीक है, ये लिखे क्यों नहीं तुम लिखते नहीं हो क्या? हाँ नहीं नहीं, बाद में दिमाग कंप्यूटर है क्या तुम्हारा, भूल जाओगे भाई? अच्छा वो जो भेजूंगा उससे लिखोगे? नहीं, हैबिट डालिए साथ में लिखने की। वो पहले मैं देखता हूँ, वो छोड़ दो आदत, देखो भी लिखो भी, दोनों काम एक साथ चलना चाहिए। कल को मैं कॉपी मांगूंगा पेज को पीछे, हाँ वो कर देता हूँ मैं, 1 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए कर दिया। सर नीचे सबसे नीचे कर दो। हाँ सर, बस ये ट्रायंगल वाला फिगर रह गया है। हाँ बना लो बना लो। ये देखो एरो ही गायब हो गया इसमें, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। क्या हो गया बोलो? हो गया सर। ठीक है,
चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि ये है एग्जांपल, समझो थ्योरी समझो, जो भी समझो। टू बॉल्स of masses m1 and m2 are moving on the same line, with सर आपने अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब उसके क्वेश्चन अभी नहीं कुछ कराए नहीं ना? कुछ नहीं नथिंग। अभी सेकंड लॉ भी नहीं करा हूं, थर्ड लॉ पे कहां पहुंच गए? वेलोसिटी इज u1 vector and u2 vector. These balls will collide ठीक है। After the collision, their velocities are v1 vector and v2 vector ठीक है। ऐसा दिया गया एग्जाम्पल, समझो थ्योरी समझो, जो भी समझो। अब देखो ऐसा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर हम फोर्स किसी बॉडी पे लगाएंगे तो उस बॉडी का स्टेट चेंज कर जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। मतलब या तो वो चल रहा है तो रुकने की सिचुएशन में आ जाएगा, या वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, या फिर अगर रुका हुआ है तो चल पड़ेगा। देखिए इस समय क्या हो रहा है, ये एक बॉल है, यहां पर एक बॉल है, कुछ भी हो सकता है, जनरल केस हमने ले लिया है। सर ये एक ही बॉल अपनी पोजीशन बदल रही है या अलग अलग? नहीं, दो बॉल है बेटा, दो बॉल है। मैं फिगर बना रहा हूं। रुको, तुम लोग कंफ्यूजन नो, पहले फाइनल इन दोनों को मोमेंटम वाला मिला। है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं आपकी बात अभी थोड़ी देर में सुनूंगा। ये एक ही लाइन पर चल रहा है, तो लाइन में एक ही लाइन पर चल रहा है। एक मास m1 है, दूसरे का मास m2। इसका वेलोसिटी वेक्टर u1 है और इसका वेलोसिटी वेक्टर u2 है। Definitely अगर u1 is greater than u2, definitely the mass m1 will collide with the mass m2। जिस समय कोलिजन हुआ होगा, यहां पर बना रहा हूं मैं, for a moment they are in contact। कुछ मोमेंट के लिए ये कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसको मैं क्या दे रहा है, they were in contact।
और होगा क्या, जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ोगे, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, कांटेक्ट फोर्स लगता है। मुझे शायद न्यूटन्स थर्ड लॉ के बाद बताना चाहिए, लेकिन बता दिया, कोई बात नहीं, मोमेंटम की बात की। यानी ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला इसके ऊपर। ब्लैक कलर से बना देता हूँ तो शायद दिखेगा। अब मीट नहीं पाएगा वो, चलो उतना ठीक है। अब क्या करूं मैं, मीट तो पानी, ओह सॉरी, चलो ऐसे ही बना देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है यार। ये कॉन्टैक्ट की वजह से यहाँ पे फोर्स लग सकता है, ये इतना वाला पोर्शन में कॉन्टैक्ट में ये फोर्स लगेगा। तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स या इधर, एक कॉन्टैक्ट फोर्स या इधर। आगे चल के कोलिजन में आप पढ़ेंगे इसको, कि जिस समय कोलिजन हो रहा होगा, ये फोर्स क्या करेगा कि एक का मोमेंटम दूसरे पे ट्रांसफर करेगा। यानी एक का मोमेंटम घट रहा होगा, दूसरे का बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। और ऐसा होने की वजह से आप देखिए, ये थोड़ी देर बाद सेपरेट हो जाएंगे, they will separate from each other and their velocities are different, which is given v1 and v2. ये मास m1, ये m2। अभी भी ये एक ही लाइन पर चलते जा रहे हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट भी यही होगा, एंड दे विल मूव ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर चलेंगे। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि इसको हम एक सिस्टम की बात अभी करेंगे हम। ये एक सिस्टम हम मान सकते हैं इसे। इस सिस्टम, ये कोलिजन के ठीक आसपास सिस्टम, यहाँ पर भी कुछ वेलोसिटी रही होगी, दैट आई विल मेंशन हियर, और ये भी एक सिस्टम का पार्ट है, पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो वी कैन कंसीडर दिस ए सिस्टम। जब सिस्टम मान लेंगे तो ये फोर्स हो जाएगी इंटरनल फोर्स। कैसा फोर्स हो जाएगा? इंटरनल फोर्स, है ना। अभी इंटरनल फोर्स आपको फील होने लगेगा, थोड़ी देर रुके। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 डैश हो गई, यहाँ लिख दे रहा हूँ। मोमेंटम ट्रांसफर के समय ऐसा नहीं कि रेस्ट समझेंगे, इसकी वेलोसिटी हम कुछ v1 डैश लिख दिए, इसकी वेलोसिटी हम कुछ v2 डैश लिख दिए, बाद में v1 v2 हो गया। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन there is a force between them, and this force F is internal force. आगे बताऊंगा। जैसे मान लो कि आपको कहें कि कार में बैठ के धक्का लगाइए, कार को लगा सकते हैं। इफ यू आर सिटिंग इन द कार, ऐसा नहीं कि आप चाबी लगा के एक्सेलेरेटर लगा के चालू कर दिए, वो ऐसा धक्का नहीं लगाना है। इफ यू आर जस्ट सिटिंग इन द कार एंड आई हैव द कीज ऑफ योर कार एंड आई एम सेइंग यू काइंडली पुश द कार, करते रहिए पुश, कुछ नहीं होना, नहीं चलेगा, नॉट मूव, नो मोशन एट ऑल। मान लीजिए कार चल रही है और की आपका, आप तो खैर इलेक्ट्रॉनिक कार आ गई है, की निकालते ही हैंडल ऑफ हो जाता है, और आपसे कहें बगैर ब्रेक लगाइए उसको रोक दिए, ब्रेक फेल कर दे, रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। और श्रेष्ठ जैन अगर आपसे कहें हम कि बाल्टी में खड़े होकर बाल्टी उठाइए, श्रेष्ठ जैन सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर मेरे साथ आप?
अरे तो भाई सर ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सर कि मान लो उससे बाल उठेगा ही नहीं सर, ऐसा उठेगा, नहीं बोलो उठेगा नहीं। श्रेय राणा लेकिन जरूर उठा लेगा, आई बिलीव। श्रेय राणा यस सर। वो उठा लेगा बाल्टी को। सर मेरे आंख बजा क्या आंख बजा क्या करेगा, बाल्टी की तली काट देगा और खड़ा हो जाएगा, कहेगा देखिए सर उठ रहा है। तो हम बाल्टी में खड़े होकर बाल्टी नहीं उठा सकते, रीजन वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम बाल्टी में खड़े हैं, बाल्टी हम दोनों एक ही सिस्टम के दो पार्ट हैं। कार के अंदर बैठ गए, यू आर द पार्ट ऑफ द कार। ऐसा थोड़ा होता है कार आगे चल गई आप वहीं बैठे रहे, सड़क पर खड़े हैं कार चली गई आगे बैठे बैठे, नॉट पॉसिबल। यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जब भी सिस्टम के अंदर आप रहेंगे तो सिस्टम पर फोर्स नहीं लगा सकते, और लगा भी दिए तो वो फोर्स कुछ भी चेंज नहीं करेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ही कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे सिस्टम के स्टेट में चेंज नहीं होता। तो कैसा फोर्स है? अच्छा, ये जो फोर्स लगा था जिस समय कोलिजन हुआ था, कैसा फोर्स था वो? इंटरनल फोर्स। ये इंटरनल फोर्स इसके स्टेट को चेंज नहीं करेगा। यानी कि इस सिचुएशन में अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखें, हाँ, तो ये हो जाएगा m1 u1 वेक्टर साइन के साथ प्लस m2 u2 वेक्टर के साइन के साथ इनिशियल मोमेंटम होगा, और फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 हाँ आफ्टर कोलिजन, हाँ आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का केस है, जस्ट बिफोर कोलिजन। अब कोलिजन के ठीक बाद का केस ये है आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। बीच की हमें जरूरत नहीं करने की। हाँ इक्वल होगा दोनों। अभी तो मैं लिखा हूं, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि नहीं हाँ कंजर्वेशन मोमेंटम तो है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर। सो इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या है? m1 है और m2 है, दोनों है। ऐसा नहीं कि m1 की बात कर रहे हैं या केवल m2 की बात कर रहे हैं, I'm talking about both the masses m1 and m2 both together। इन दोनों का टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है भैया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, इसलिए टोटल मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बॉल्स विल बी जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन विल बी सेम। This is called conservation of momentum. एक मिनट, अभी इस पर भी मार है, जस्ट कमिंग एट दैट पॉइंट। एक तरह से आप समझिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जांपल हो गया क्या, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है स्टेट में चेंज नहीं, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम था। क्यों? क्योंकि दैट वाज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यहाँ अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं। अभी हाँ वो तो ये है, वही चीज है, अभी तो बेसिक ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, if there is no external force on the body,
the state of the body remains unchanged. ठीक है? Here we are considering both the masses M1 and M2 are the parts of the system. Parts of a system when these masses will collide a contact force between them which is internal force, external नहीं है, internal force in the system of masses hence the momentum, hence the total momentum, of the colliding bodies colliding bodies just before and just after collision and just after collision remains the same. अब देखो एक खास बात और कि अगर हम सिस्टम नहीं मानते, हम कहते कि एक मास अलग है, दूसरा मास अलग है, then you can clearly absorb तो यही फोर्स जो F था, जो इंटरनल हम बात कर रहे थे M1 और M2 के लिए एक्सटर्नल फोर्स है। क्यों? क्योंकि M1 का मोमेंटम पहले खत्म हो गया क्या टाइम? अरे यार, ये पहले M1 U1 था, बाद में क्या हो गया? M1 M1 U1 से चेंज हो गया M1 V1 में, और दूसरे वाले का M2 U2 था, बाद में M2 V2 हो गया। दोनों को अगर अलग अलग मानेंगे तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है? अगर सिस्टम नहीं मानेंगे तो मोमेंटम दोनों मास का चेंज हो रहा है, लेकिन एज ए सिस्टम हम बात कर रहे हैं दोनों मास को, द पार्ट ऑफ द सिस्टम, देन देयर मोमेंटम रिमेन्स टोटल मोमेंटम, यानी पहले वाले का M1 U1 और दूसरे वाले का M2 U2 का सम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? सेम। द नेक्स्ट क्लास रियली टाइम इज ओवर। अभी तो वार्म अप हो रहा था ना यार। सर सर मुझे कुछ पूछना है। जल्दी पूछो। सर मुझे ये पूछना है कि सर इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। ये पूछना कि मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट में जब कोलिजन होता है तो वेलोसिटी जो होता है सेकंड ऑब्जेक्ट का रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो पैरेलल होता है उसके पोजीशन के, मतलब सेकंड के सेम लाइन होना चाहिए, पैरेलल होने से नहीं मतलब है।
along the same line होना चाहिए, तभी कोलाइड करेगा। नीचे कर दीजिए सर। आप हाँ, कर देता हूँ। इस केस में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर उसमें वेलोसिटी v1 की ज्यादा होती ना v2 से। अब वो क्या होती कोलिजन में देखेंगे हम लोग, है ना? ठीक है बेटा। कोलिजन में ऐसा होगा कि एक पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है और दूसरा पार्टिकल y एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है सर, उस केस में क्या करते हैं? वो ऑब्लिक कोलिजन होता है। हाँ नीचे कर दिया हम, देखो जल्दी। मैं वैसे भेज रहा हूँ पीडीएफ, नोट कर लेना वहां से। हाँ सुनाई नहीं दे रहा था, क्या बोल रहे बोलो, धीरे धीरे बोलोगे तो क्या सुनूंगा। वो कह रहा है कि स्पीकर से कनेक्ट कर लेंगे ना लैपटॉप में, तो वो आपको सुनाई दे देगा, क्या डाउट? अच्छा अच्छा अच्छा, आगे से कर दूंगा। लेकिन उसमें क्या होता है, इको होता है साउंड। हम लोग पहले करते थे तो बच्चे कहते सर इको हो रहा है, कमरा बड़ा है ना जी, लोग कम है। तो जब ये हम बोल रहे हैं इधर से ये भी आ रहा था, टकरा के मर्ज कर जाता है वो। तो आपको तो सुनाई देगा, उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैंने सेंड कर दिया। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। सर